क्या आप जानते हैं कि भारत में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और उनमें से 1/3 लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 90% लोगों को पता ही नहीं होता। इसीलिए आज का यह एपिसोड जो लोग डायबिटिक हैं या जिनके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए आई ओपनर होने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के राय, डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज केयर होम चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं डायबिटीज के रूट कॉज को रिवर्स करने की, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने की और मेटाबॉलिक हेल्थ की। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, जो प्रसिद्ध ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, श्रेया आई सेंटर ग्रुप के चेयरमैन हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि यह दोनों हाथों से इक्वल एफिशिएंसी से सर्जरी करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम डायबिटिक रेटिनोपैथी पे फोकस कर रहे हैं, जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि नॉर्मल व्यक्ति, आप हैं, मैं, अभी कोई डॉक्टर, सबको साल में एक बार समय निकाल के डायलेट करके अपनी पूरी आंखों की जांच करानी चाहिए। जब डायबिटीज हो ही गई है तो शुरुआती स्टेज में अगर शुगर अच्छी कंट्रोल है या शुरुआती स्टेज में पहले 5 साल तक हम बोलते हैं साल में एक बार जांच कराइए। लेकिन एक बार 5 साल निकल गए तो उसके बाद हम कहते हैं कि हर 9 महीने में जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर 9 महीने में जांच होने के लिए एक रीजन है, क्योंकि स्टडीज से प्रूव हुआ है कि अगर साल भर का हम गैप देते हैं, जिनकी डायबिटीज पुरानी हो चुकी है या जिनकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो चुकी है, उनमें 9 महीने के इंतराल पे डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। तो ETDR स्टडी उस हिसाब से ये सलाह दी जाती है। और जिनको 10 साल से ऊपर डायबिटीज हो चुके हैं, अगेन डायबिटीज कंट्रोल होने के बावजूद हर 6 महीने से 9 महीने के बीच में जांचें होती रहनी चाहिए। और किसी को अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो गई है और डैमेज हो रहा है तो उनको तो कभी कभी हम हर तीसरे महीने पे जांच कराने के लिए बोलते हैं। अभी बता रहे थे कि फंडस टेस्ट एंड OCT, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फंडस टेस्ट और OCT एक आम पेशेंट कैसे समझे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि कभी कभी हम डॉक्टर से ही टर्मिनोलॉजी बना रखी होती है और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। जैसे फंडस टेस्ट और रेटिनल एग्जामिनेशन एक्चुअली एक ही बात है, लेकिन फंडस टेस्ट जब हम बात कर रहे हैं तो फंडस होता है हमारी आंख के पिछला हिस्सा, जिसमें रेटिना भी है, रेटिना का मैकुला हिस्सा भी है, ऑप्टिक नर्व भी है। तो फंडस इज लाइक, जैसे अगर मटके को हम उल्टा करके रखें तो ऊपर वाले हिस्से को फंडस बोलते हैं। ऐसे हमारी आंख एक गोलाकार है, तो जो पीछे वाले हिस्से को फंडस बोलते हैं। तो फंडस वो एरिया पूरा हो गया, और उसमें रेटिना भी है, नर्व भी है। अगर हम रेटिना की जांच कर रहे हैं तो रेटिनल एग्जामिनेशन बोलते हैं, नर्व की जांच कर रहे हैं तो नर्व एग्जामिनेशन बोलते हैं। फंडस टेस्ट एक नॉर्मल ब्लैंकेट टर्म है जिसमें कि दोनों ही चीजें की जांच हो जाती है। OCT एक मशीन से स्कैन किया जाता है, जिससे कि रेटिना की जो लेयर्स है, रेटिना की एक्चुअली 10 लेयर्स होती है, तो हर लेयर की जांच की जाती है। उसमें क्या होता है, कोई भी परत अगर मोटी हो रही है, सूजन आ रही है या फट रही है या कोई ब्लीडिंग हो रही है, वो सारा उस स्कैन में आ जाता है। और ये देखा गया है कि जब तक आंखों पे असर पड़ता है, जब तक सूजन या वो जो तकलीफ बहुत बढ़ चुकी होती है। इसी प्रकार हमारी जो आंखों की जो कोशिकाएं हैं, रेटिना है, नर्व है, जब तक लक्षण आने शुरू होते हैं ना, धुंधलापन या काले धब्बे दिखना, जो भी लक्षण आने शुरू होते हैं, जब तक वो 70% से ज्यादा वो डैमेज कर चुका होता है। और यहां मैं बताना चाहूंगा, जो डैमेज हो गया ना, उसको रिकवर नहीं कर सकते, केवल बचे हुए को ही बचा सकते हैं। जैसे दीमक में भी क्या होता है, जितनी लकड़ी वो दीमक खा चुकी होती है वो तो गई। तो ये समस्या है। तो बिल्कुल मेरा मानना है डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसे ही है जैसे लकड़ी को दीमक खा रही है, शुगर रेटिना को खा रही है। तो यानी देर हो जाए उससे पहले आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, ताकि वो डैमेज ना हो, जिस डैमेज को रिपेयर ना किया जा सके, उस लेवल पे ना पहुंचे। इसलिए समय से पहले अगर डायबिटिक है और इवन डायबिटिक नहीं है तो भी एक रेगुलर आई चेकअप या एटलीस्ट एनुअल आई चेकअप हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, देखिए जब आप गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी की हर 3 महीने 6 महीने पे सर्विस होती है और साल में एक बार मेंटेनेंस मांगती है। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं मेरी गाड़ी तो ठीक चल रही है, ना तो आवाज आ रही है ना स्पीड कम है, और वो वेट कर रहा है जब तक मेरी गाड़ी में समस्या नहीं होगी, तो क्या होगा, एक दिन खड़ खड़ की आवाज आनी शुरू होगी। जब आप जाएंगे 8-10 साल बिना सर्विस कराए, तो मैकेनिक क्या बोलेगा कि जी आपका इंजन बैठ चुका है, अंदर सब घिस चुका है, क्योंकि ना समय पे ऑयल चेंज हुआ, ना समय पे आपका फिल्टर चेंज हुआ, ना समय पे आपकी सर्विस हुई। पर वो व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे कल तक तो गाड़ी ठीक थी, आज आवाज आनी शुरू हुई है, तो 10 साल सर्विस की आप क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, जैसे गाड़ी की सर्विस की जरूरत होती है, ऐसे ही मैंने कारपेंटर का एग्जांपल दिया लकड़ी का। समझदार लोग क्या करते हैं, समय समय पे ट्रीटमेंट कराते रहते हैं दीमक से बचने के लिए। इसी प्रकार हमारे शरीर का ख्याल रखने के हमें समय पे, जब लक्षण नहीं हो उस समय पे
जांच कराने की जरूरत होती है। जब लक्षण नहीं है आप जांच कराएंगे तो लक्षण आने से पहले ठीक हो जाएंगे, लक्षण आने के बाद जांच कराएंगे तो लक्षण आपके कम तो हो जाएंगे लेकिन बहुत डैमेज हो चुका होता है। सामने वाला उसमें बोलता है लाखों रुपए खर्च हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि काश रुपए से हमारा शरीर ठीक हो सकता हो। अगर ऐसा हो तो जितने भी बिलियनियर्स हैं उनकी तो डेथ ही नहीं होती। बिल्कुल, आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि देखिए हम सभी लोग तो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो टाइमली कराते हैं, लेकिन हमें अपनी बॉडी जो सबसे कीमती है उसका हेल्थ चेकअप, उसका ध्यान रखने का हमारे बिजी शेड्यूल में टाइम ही नहीं होता, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। उसके लिए ना एक्सरसाइज का टाइम होता है, ना हेल्थ चेकअप के लिए टाइम होता है, क्योंकि हम बिजी होते हैं। गाड़ी की सर्विसिंग तो हर 3 महीने 6 महीने पे रेगुलर करा लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पाते। और यही होता है कि डायबिटीज के पेशेंट में शुगर की दवाइयां तो खा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट से नहीं मिल रहा है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से नहीं मिल रहा है। अगर बोला गया तो उसको इग्नोर करेंगे कि यार शुगर की दवाई तो खाई है, शुगर कंट्रोल में है, क्या जरूरत है डॉक्टर से मिलने की, तो इसलिए वो इग्नोर करते हैं। और जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, और ऑर्गन डैमेज जब तक 50% होता नहीं तब तक उन्हें लक्षण नहीं दिखाई देते, और जब तक लक्षण नहीं दिखाई देते उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभी 2 दिन पुरानी बात है। एक 27 साल की लड़की आईआईटी से बीटेक कर चुकी हैं, आईआईएम से एमबीए, और अब जॉब लगी है बहुत अच्छे पैकेज पे। अचानक आंख में धुंधलापन हुआ, मेरे पास आए, जब जांच करी तो उनको एडवांस लेवल पे डायबिटिक रेटिनोपैथी और पूरे एक नियो वेसल्स बनी हुई है इस तरह से। अब हम देख के घबरा गए, 27 साल की लड़की है, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है। तो मैंने उनको बाहर भेज के पेरेंट्स से पूछा इनको कभी डायबिटीज का टेस्ट हुआ है, तो वो चुप हो गए। कहते डॉक्टर साहब आपको कैसे पता? उन्होंने कहा इसको बचपन में डायबिटीज थी, हमने इसका कहीं कुछ इलाज कराया और उसके बाद डायबिटीज कंट्रोल हो गई, उसके बाद हमने लगा डायबिटीज ठीक हो गई है। अब वो पिछले 12-13 साल से उनकी शुगर पड़ी हुई थी, बच्ची ने पढ़ लिख के पूरा सब कुछ अचीव किया, और अब उनके 50% से ज्यादा रेटिना खराब हो चुका है। अब क्या लापरवाही रही? उन्होंने सोचा कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा काम कर रही है, लड़की आईआईटी में पढ़ ली है, आईआईएम से एमबीए कर रही है, यानी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनकी शुगर जब चेक कराई तो 445 शुगर आई, रैंडम शुगर। अब ऑब्वियसली पहले रिएक्शन ऐसे बच्चा, खासकर जो एम्बिशियस बच्चे होते हैं उनको पहले रिएक्शन होता है डिप्रेशन, इमीडिएटली डिप्रेशन आता है, दूसरा जॉब का खतरा। अब हमें दिख रहा है कि उसकी आंखें हम बचाते बचाते भी अंधा होने से तो बचा लेंगे शायद, लेकिन विजन जो है वो 50% से ज्यादा ड्रॉप हो गई। अब वो कैसे कंप्यूटर पे काम करेंगे? तो देखिए मैं इस माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, आज के जमाने में जहां हर 1.5-2 साल में आप नया मोबाइल ले लेते हैं लाखों रुपए का, हर 4-5 साल में गाड़ी बदल ली जाती है, जब हेल्थ पे बात आती है, जब स्वास्थ्य पे बात होता है, तो हम सवाल करना शुरू कर देते हैं इस टेस्ट की क्या जरूरत है, इतने 1000 रुपए का टेस्ट है। तो हम एज ए डॉक्टर आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, इतनी इंसिस्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम बोलते हैं टेस्ट कराओ तो पब्लिक कभी कभी सोचते हैं कि डॉक्टर लालची हो गया है, कमीशन खा रहा है, इस टाइप की बातें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहूंगा कि आप मोबाइल लेके क्या करेंगे लाखों रुपए का, अगर आंखें स्वस्थ नहीं रहेंगी। बिल्कुल, आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि लोगों को इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि आप गाड़ी का ध्यान रखते हैं, मोबाइल का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी बॉडी जो ये सारी चीजें मिनटों में प्रोड्यूस कर सकती है, अगर वो ठीक है तो, और अगर ये ठीक खराब है तो गाड़ी और मोबाइल सब कुछ धैर्य रह जाएगा और वो किसी काम का नहीं अगर आप स्वस्थ नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना अपनी गाड़ी और मोबाइल का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिए। देखिए पुरानी कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने कहा पहला सुख निरोगी काया, और उस सुख को हम भूल जाते हैं। रोग की रोकथाम करना, उसका इलाज करना, उसका कंट्रोल में करना, और उस रोग से पैदा होने वाले अन्य रोगों से बचना, इसके लिए हमारे समाज में सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक तरीके हैं, और इलाज भी मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छे तरीके हैं। और फिर भी आज के जमाने में भी लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी से अंधे होते हुए दिख रहे हैं। कारण केवल एक ही है कि समय पे ध्यान नहीं दिया, और जब लक्षण सामने आते हैं तब तक काफी देर हो गया है, इरिपेरेबल डैमेज जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो इसीलिए समय रहते अलर्ट हो जाइए। और जो अगला सवाल है आपसे, क्योंकि ऑलरेडी आप पीडियाट्रिक आई केयर में काम कर रहे हैं, स्क्रीन और ग्लूकोमा में अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये बताइए कि डायबिटिक के पेशेंट में ग्लूकोमा के चांसेस कितने अधिक होते हैं, और क्यों डायबिटिक के पेशेंट में ग्लूकोमा का रिस्क अधिक होता है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर है आपने। देखिए डायबिटिक रेटिनोपैथी है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, बेसिकली इसको जो कॉमन अम्ब्रेला में होता है डायबिटिक माइक्रोवस्कुलोपैथी, जो हमारे शरीर में पतली पतली खून की नलियां है वो डायबिटीज में खराब होती है। जब वो किडनी में खराब होती है तो नेफ्रोपैथी होती है, आंखों में खराब होती है तो रेटिनोपैथी होती है, अगर ब्रेन में होगा तो न्यूरोपैथी होगी,
तो इसी प्रकार डायबिटीज में हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी बहुत माइक्रो वेसल्स होते हैं, बहुत सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं जिनसे खून जा रहा होता है। और जब वो डायबिटीज में शुगर बढ़ने से रिसाव होना शुरू होता है तो नसों में कमजोरी आनी शुरू होती है। साथ ही साथ जो हमारे आंख के अंदर एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर बनता है, एक फ्लूइड होता है, एक तरह से पानी बनता रहता है जो आंख के प्रेशर को मेंटेन करता है। जो प्रेशर पानी बनने की ग्रंथि तो नॉर्मल होती है, लेकिन उसका जो पानी का जो नेचुरल निकासी है, वो निकासी अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स में जुड़ती है। अब वो ब्लड वेसल्स अगर खराब हो रही होंगी तो उसमें काला मोतिया का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात, शुगर बढ़ने से हमारे जो एक जब नस ब्लॉक होती है तो हमारी कोशिकाओं में एवास्कुलरिटी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है। और जहां ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होगी, हमारे शरीर का एक सिस्टम है ऑक्सीजन बनाने के लिए, वो वहां पे पूरी कोशिश करेगा, हीलिंग करने की कोशिश करता है। हमारा शरीर बड़ा ब्यूटीफुल है, वो पूरी कोशिश करता है हर चीज को ठीक करने के लिए। लेकिन जहां पे ब्लड वेसल्स खत्म हो गए, नॉर्मल ब्लड वेसल्स, और वहां न्यू वेसल्स बननी शुरू हो जाती है, नई नई कोशिकाएं। अब वो कोशिकाएं जो है वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती। असली ब्लड वेसल्स तो हमने शुगर हाई करके मार दी, कंट्रोल नहीं करने से नई वेसल्स बनती हैं, वो नई वेसल्स ब्लीड करके आंखों को ब्लाइंड कर देती हैं और काला मोतिया बना देती हैं, जिसे बोलते हैं न्यूवास्कुलर ग्लाइकोमा। तो क्या होता है, सबसे बड़ी बात एक ही घूम फिर के आते हैं कि जो शुगर बढ़ने से माइक्रोवास्कुलरपैथी होती है वो कंट्रोल करनी है। अगर कंट्रोल नहीं होगी तो रेटिना में आके रेटिनोपैथी होगी, ऑप्टिक नर्व पे आके ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगी, और पूरी तरह अगर ब्लॉकेज हो गई तो काला मोतिया भी हो जाएगा। तो ये चीजें एक तरह से एक के बाद एक जुड़ी होती है, सीरीज जुड़ी होती है। देखिए जैसे आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, बहुत सारे कॉलम है, आपको सोचेगा तो बिल्डिंग सीमेंट जम गया है, नीचे के कॉलम उखाड़ दो, आपने 2 कॉलम उखाड़ दे, पूरी बिल्डिंग भर भरा के गिर पड़ेगी। तो हमारी शरीर की जो कोशिकाएं दिख भी नहीं रही होती हमें, वो कोशिकाओं को ख्याल रखने के लिए ही शुगर का कंट्रोल होना जरूरी है। जब आपके पास हम लोग पेशेंट भेजते हैं, यूजुअली है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स या लंबे टाइम से 5 साल या 3 साल से उनको डायबिटीज है, बचा करके एक बार आई चेकअप करा, तो अर्ली स्टेज में अगर मान लीजिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का है तो उसमें रिवर्सल के चांसेस कितने हैं? तो बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज का पता लगा, थोड़ी लापरवाही हुई, लेकिन समय पर उन्होंने दवाई शुरू कर दी, शुगर अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, बीपी अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू होती है, सूजन आनी शुरू होती है, वो काफी हद तक रिवर्सिबल होती है। मैं कहूंगा 100% तो नहीं रिवर्सिबल हो सकता, कोई भी टिश्यू है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे वो कंट्रोल होकर नॉर्मल होता है। हमने तो ऐसे लोग देखे कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई, उन्होंने शुगर अच्छा कंट्रोल किया, शुरू में जांच कराई, फॉलोअप कराते गए, हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी को रिवर्स होते देखा है। लेकिन यह भी बात है कि जब तक शुगर कंट्रोल रहेगी, जब तक कंट्रोल रहेगा। ठीक है, जैसे मैं लकड़ी का एग्जांपल दिया, अगर लकड़ी में दीमक लगी हुई है और आप उसको पूरी तरह सुखा दें, उसमें से मॉइस्चर खत्म कर दें, तो दीमक भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक बार दीमक का इलाज कर लिया और आपको सीलन आने से रोकना होता है। लकड़ी में दीमक क्यों लगती है? क्योंकि सीलन आने से लगती है। इसी प्रकार अगर एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी रिवर्स हो भी गई और आपने फिर लापरवाही कर दी, फिर शुगर बढ़ेगी, फिर रेटिनोपैथी आएगी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी रिवर्सल होती है बहुत अर्ली स्टेज में, लेकिन उसको रिवर्सल रखने के लिए सारी जिंदगी शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। यानी अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचना है तो अर्ली स्टेज में पहले तो चेकअप कराइए और फिर उसके बाद से शुगर को प्रॉपर्ली कंट्रोल करिए लाइफ टाइम, ताकि दोबारा वो प्रोग्रेस ना हो सके। और ये ना सोचे कि एक बार रिवर्सल हो गई, ठीक हो गई, डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट दे दी, अब लोग क्या करते हैं, इसके बाद में रिलायल मोड में चले जाते हैं। अब उनको लगता है पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई थी, अब हमने इलाज करा लिया, ठीक हो गई, अब हम दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग फियरफुल हो जाते हैं, जाएंगे दोबारा सूजन आएगी तो। जैसे हम बोलते हैं बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, जब उड़ने की जरूरत होती है उसमें आंखें बंद करके सोचता है बिल्ली चली गई। तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कबूतर बन जाते हैं कि पता है कि शरीर में शुगर है, जांच नहीं कराते, और अब जांच नहीं कराएंगे तो फिर शुगर का डायबिटिक रेटिनोपैथी वापस आ सकती है। तो चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी रिवर्स हो चुकी है, विजन परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो भी साल में एक बार जांच होना बहुत जरूरी है। तो अब जैसे आपने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी और शुगर कंट्रोल का बड़ा रिलेशन है, तो अगर शुगर कंट्रोल है तो क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी वहीं पर रुक जाएगा या वो प्रोग्रेस होता रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर राय। देखिए, 2 हिस्सों में बात करेंगे। डायबिटीज का असर 2 तरह से होता है, एक होता है ड्यूरेशन डिपेंडेंट, एक होता है डोज डिपेंडेंट। सपोज किसी को 10 साल डायबिटीज रही और उसने कंट्रोल कर लिया, अब कंट्रोल हो गया और सपोज डायबिटिक रेटिनोपैथी अभी शुरुआत हुई थी, लेकिन 10 साल जो शुगर बढ़ी रही उसने कुछ अंदरूनी ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जो अब पूरी तरह
स्टेबल नहीं माने जाएंगे, वो धीरे 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 सूक्ष्म लेवल पे चलते रहेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबी हो गई है। दूसरा एग्जांपल होता है डोज डिपेंडेंट। किसी को मान लो शुगर आज शुरू हुई शुगर से और वो शुगर 600 लेके चल रहा है, वो लापरवाही कर रहा है, तो साल 2 साल में ही डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है। तो यहां पे मैसेज देना चाहता हूं कि अगर किसी को पुरानी डायबिटीज है और फिर कंट्रोल भी हो गई है, तो ये मत माने कि मैंने कंट्रोल कर लिया है तो अब सब कुछ ठीक रहेगा। क्या होगा, कंट्रोल करने से जो स्पीड है डैमेज होने की वो स्लो हो जाएगी। यानी मेटाबॉलिक मेमोरी की बात कर रहा है कि उसे अगर एक बार डायबिटीज हो गया तो उसकी मेटाबॉलिक मेमोरी में रहेगी, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर से वो चीजें आगे बढ़ जाएगी। फिर मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप सोचते हैं कि अब लकड़ी से दीमक खत्म हो गई है, हमने उसमें दीमक की दवाई डलवा दी है, सब कुछ ठीक है, और फिर भी सीलन आने दो, तो नहीं। दूसरी बात, क्या लकड़ी ठीक होने के बाद पूरी तरह परफेक्ट हो जाती नॉर्मल? नहीं। इसी प्रकार जब एक बार शुगर किसी को हो गई है तो शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी, ये मान लीजिए अगर बिना कंट्रोल करे सपोज किसी का 5 साल में ऑर्गन डैमेज होना है, आई डैमेज होनी है, तो कंट्रोल होने के बाद चाहे 20 साल 30 साल 50 साल लगेंगे, लेकिन असर तो आएगा। और असर आने की एक स्टेज होती है जिसके बाद इलाज करना जरूरी है। वो स्टेज कब पता लगेगी? जब आप रेगुलर की जांच करते रहेंगे। तो मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज करूंगा, जोर दूंगा कि चाहे शुगर कंट्रोल है चाहे नहीं है, कभी कभी चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं होती शुगर, पेशेंट सब कुछ कोशिश करता है, चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं है, आपको समय पे जांच करानी बंद नहीं करनी है। आपको ये किसी भी तरह से अपना आपको छोटी तकलीफ नहीं देनी कि भाई अगर शुगर कंट्रोल में है तो मैं ठीक रहूंगा, या डायबिटिक रेटिनोपैथी अब तो है नहीं तो मैं कई साल निकाल दूंगा। केवल इस भावना में लोगों की आंखें खराब होती हैं कि वो सच्चाई को जानने से बचना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट आपके पास आते हैं, जब आप बोलेंगे ना जी आपने शुगर चेक कराई, नहीं डॉक्टर साहब 6 महीने से तो मेरे को ठीक ही लग रहा है, मैं तो कंट्रोल कर रखा है, एक्सरसाइज कर रही हूं या और डाइट कंट्रोल है, तो मैं मुझे चेक कराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में आप देखेंगे उसकी शुगर जरूर बढ़ी हुई आएगी। जो शुगर जांच कराने से बचना चाह रहा है उसकी शुगर बढ़ी हुई जरूर आएगी। देखिए मेरे एक फ्रेंड है जो वेट लॉस प्रोग्राम चलाते हैं, कहते हैं कि एक ही सलाह देते, कहते आप रोज वेइंग मशीन पे खड़े होना शुरू हो जाओ, आपका वेट अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस इज अ ब्लेसिंग। लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग, मैं कहूं अवेयरनेस इज अ बिगर ब्लेसिंग। आप रोज वेइंग मशीन पे चलेंगे, जितने रोज 80 किलो देखेंगे ना, तो आपको कॉन्शियस हिलेगी अपनी, और आप डाइटिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और जिसने वेट पे मशीन पे चढ़ना बंद कर दिया, इसका मतलब 80 से बढ़ के 82 85 90 हो रहा है। यानी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीज ट्रैक होगी वही ट्रांसफॉर्म होगी। हाँ। अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो चीजों की ट्रैकिंग जरूरी है। तो हमारे पास भी डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं शुगर चेक करते हो? तो नहीं सर, शुगर नहीं चेक करते हैं, क्योंकि ये ना कि हमें टेंशन हो जाएगा, इसलिए शुगर चेक ही नहीं करते, न दवाई लेते हैं न चेक करते हैं। हम कहें कि देखो, अगर आंखें बंद कर देने से दिन में रात नहीं हो जाती, सूरज नहीं डूब जाएगा। अगर आप केवल अपनी आंखें बंद करके सोचो कि मैं अंधेरा कर लूंगा तो अंधेरा नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको शुगर है तो उसको चेक नहीं करके आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, उसको और आप बिगाड़ रहे हैं। इसलिए रेगुलर ट्रैकिंग करिए, रेगुलर चेकअप करिए, और रेगुलरली मेडिसिन लीजिए और डॉक्टर की उससे सलाह लीजिए। तो उससे भी जरूरी जो आंखों को भी डैमेज करता है, ऑर्गन डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,